वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यह है टेस्ट नंबर 465 यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। फोकस करेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 465 तक पहुँच सकते हो। तो आज डेट हो गई है कितनी, 26 जुलाई 2020। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट। वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, यह जो रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी की जाती है और वर्ष 1990 के बाद से भारत में स्थानीय आदिवासी और देशज समुदायों द्वारा प्रबंधित वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है और भारत वानिकी क्षेत्र में अधिकतम रोजगार उत्पन्न करने वाला दुनिया का दूसरा देश है। दूसरा है क्या? देखिए, भारत जो है वो वानिकी क्षेत्र में अधिकतम रोजगार उपलब्ध कराने वाला दुनिया का दूसरा नहीं बल्कि पहला देश है। फर्स्ट है, फर्स्ट। करो एलिमिनेट थर्ड को। यह रिपोर्ट जो है वो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी नहीं की जाती बल्कि जारी की जाती है ये FAO के द्वारा। बाकी दूसरा वाला करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO द्वारा जारी की जाती है रिपोर्ट। अब इसके नवीनतम वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन ये जो रिपोर्ट है इसके अनुसार पिछले एक दशक में वन क्षेत्रों में वृद्धि करने वाले शीर्ष 10 देशों में भारत को जो है वो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और रोजगार के मामले में देखा जाए तो भारत वानिकी क्षेत्र में अधिकतम रोजगार उत्पन्न करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, पहला देश है। और बात करें भारत में तो देखिए, भारत में स्थानीय आदिवासी एवं देशज समुदाय द्वारा प्रबंधित वन क्षेत्र वर्ष 1990 में शून्य से बढ़कर 2015 में लगभग 25 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। हालांकि 2010 से लेकर 20 के दौरान देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से यह वृद्धि दर केवल 0.38% रही, लेकिन बढ़ी तो आंसर इसका पता चल गया होगा। दूसरा वाला इसमें करेक्ट होगा। यहाँ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, FAO होना चाहिए, और थर्ड में जो है यहाँ पर प्रथम स्थान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर लुधियाना से लेकर दनकुनी तक विस्तृत है और लुधियाना पंजाब में है, दनकुनी पश्चिम बंगाल में। और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल से लेकर है दादरी तक। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र से लेकर दादरी उत्तर प्रदेश तक विस्तृत है, जिसकी लंबाई है 1504 किलोमीटर। देखिए, करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर। तो डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर माल और वस्तु के परिवहन के लिए विश्व स्तरीय तकनीक के अनुसार बनाया गया एक क्या है, रेल मार्ग है, एक रेल मार्ग है ये। और देखिए, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर DFC जो है तेज़ी से पारगमन, कम लागत, उच्च ऊर्जा क्षमता और पर्यावरण के अनुकूल संचालन सुनिश्चित करता है। भारत सरकार द्वारा दो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। बात करें ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर की तो ये लुधियाना पंजाब से दनकुनी पश्चिम बंगाल तक, जहां लुधियाना से सोननगर तक की इसकी लंबाई 1318 किलोमीटर है तथा सोननगर से दनकुनी तक की इसकी लंबाई 538 किलोमीटर है, यानी 1800 से ऊपर हो गया कम से कम। अब देखिए, ये क्या डबल डबल कैसे हो गया? ये सही है ना, सी है। तो ये करेक्ट हो गया था यहाँ तक। अब देखिए, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र से लेकर दादरी उत्तर प्रदेश तक विस्तृत है, जिसकी लंबाई कितनी है, 1504 किलोमीटर है। तो ईस्टर्न डेडिकेटेड कहाँ से कहाँ तक हो गया? ईस्टर्न डेडिकेटेड हो गया
पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक, मतलब लुधियाना पंजाब से लेकर दनकुनी पश्चिम बंगाल तक। और जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर है वो हो गया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र से लेकर दादरी उत्तर प्रदेश तक विस्तृत। इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तीन स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड NBB भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत संस्थान है। इसका मुख्यालय केरल में है। यह सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत सूचीबद्ध संस्थान है। नेशनल बी बोर्ड, देखिए करेक्ट है पहला स्टेटमेंट, ये सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत सूचीबद्ध संस्थान है, ये भी सही है। केरल में नहीं है इसका मुख्यालय, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो 2 को एलिमिनेट करिए, जहाँ जहाँ 2 है वो नहीं होगा, 1 और 3 हो जाएगा इसका आंसर फिर। तो देखिए कथन 2 सही नहीं है। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड NBB भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत संस्थान है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, केरल में नहीं। यह सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत सूचीबद्ध संस्थान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB की स्थापना जुलाई 1965 में गुजरात के आणंद नामक स्थान पर की गई थी और इसकी स्थापना मिल्कमैन के उपनाम से प्रसिद्ध डॉक्टर D वर्गीज कुरियन ने की थी। क्या? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कार्यक्रम और गतिविधियों का उद्देश्य कृषक सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ करना है। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D 1 2 3। तो देखिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB की स्थापना जुलाई 1965 में गुजरात के आणंद नामक स्थान पर की गई थी। इसकी स्थापना मिल्कमैन के उपनाम से जाने जाने वाले D वर्गीज कुरियन ने की थी और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना उत्पादकों के स्वामित्व और उनके द्वारा नियंत्रित संगठनों को प्रोत्साहित करने और उन्हें आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से की गई थी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कार्यक्रम और गतिविधियों का उद्देश्य कृषक सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ करना तथा उन राष्ट्रीय नीतियों का समर्थन करना है जो ऐसी संस्थाओं के विकास के लिए अनुकूल हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यानयन बोर्ड, कितना बड़ा है ये, राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यानयन बोर्ड से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए यह जो बोर्ड है भारत की गुणवत्ता परिषद का एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक बोर्ड है मतलब स्टैच्यूटरी बोर्ड है। इसमें चिकित्सा प्रवीणता परीक्षण प्रदाताओं और संदर्भ सामग्री उत्पादकों सहित परीक्षण की तकनीक क्षमता का तृतीय पक्ष मूल्यांकन शामिल है। सांविधिक बोर्ड है क्या ये? राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यानयन बोर्ड सांविधिक बोर्ड है। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट, दूसरा भी करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, दोनों के दोनों करेक्ट है ये। तो देखिए राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यानयन बोर्ड भारत की गुणवत्ता परिषद का एक सांविधिक बोर्ड है। इसे सरकार, उद्योग संघों और उद्योग को अनुरूपता मूल्यांकन निकाय की मान्यता प्रदान करने की योजना के साथ स्थापित किया गया है। इसमें चिकित्सा और अंशांकन प्रयोगशालाओं, प्रवीणता परीक्षण प्रदाताओं और संदर्भ सामग्री उत्पादों सहित परीक्षण की तकनीक क्षमता का तृतीय पक्ष मूल्यांकन शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट FSR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक अर्धवार्षिक प्रकाशन है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह जो रिपोर्ट है भारत की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता का समग्र मूल्यांकन प्रस्तुत करती है। तीसरा स्टेटमेंट है, यह रिपोर्ट वित्तीय क्षेत्र के विकास और विनियमन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करती है। देखिए अगर वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट भारत की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता का समग्र मूल्यांकन करती है तो क्या ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा प्रकाशित होगी क्या? गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा होती है यह प्रकाशित, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा होती है और ये अर्धवार्षिक है। इतना तो करेक्ट है, लेकिन पूरा कटेगा ना। बाकी करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा वाला स्टेटमेंट, यह रिपोर्ट वित्तीय क्षेत्र के विकास और विनियमन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करती है। तो 2 और 3 सही है, जहाँ जहाँ एक है उसको एलिमिनेट कर दीजिए।
तो देखिए कथन एक सही नहीं है, क्योंकि वित्त स्थिरता रिपोर्ट FSR जो है भारतीय रिजर्व बैंक का एक अर्धवार्षिक प्रकाशन है, न कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, जो भारत की वित्त प्रणाली की स्थिरता का समग्र मूल्यांकन प्रस्तुत करती है और साथ ही यह वित्त क्षेत्र के विकास और विनियमन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करती है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। वैश्विक वित्त स्थिरता रिपोर्ट ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है, बताइए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर यूनाइटेड नेशन। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, क्या इसका उत्तर वर्ल्ड बैंक है? नहीं। क्या इसका आंसर जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी नहीं है, इसका आंसर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए वैश्विक वित्त स्थिरता रिपोर्ट ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित की जाती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। ऋण शोधन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, किसी भी फर्म के डिफ़ॉल्ट होने पर, किसी भी कंपनी के डिफ़ॉल्ट होने पर ऋणदाताओं द्वारा 3 महीने की समीक्षा अवधि में एक संकल्प रणनीति तैयार की जाती है। किसी भी ऋण शोधन संकल्प प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम 75% ऋणदाताओं की सहमति की आवश्यकता होती है। देखिए किसी भी फर्म के डिफ़ॉल्ट होने पर ऋणदाताओं द्वारा 3 माह, कुछ ज़्यादा समय नहीं हो गया, 30 दिन का समय है। 30 दिन मतलब 1 महीना, 3 महीना नहीं है। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, दूसरा करेक्ट है, तो केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए किसी भी फर्म के डिफ़ॉल्ट होने पर ऋणदाताओं द्वारा 30 दिन की समीक्षा अवधि में एक संकल्प रणनीति तैयार की जाती है। अतः पहला वाला कथन जो है वो गलत हो गया और संकल्प योजना को लागू करने के लिए उधारदाताओं को 30 दिन की समीक्षा अवधि में अंतर लेनदार समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा और ऋण शोधन संकल्प प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम जो है 75% ऋणदाताओं की सहमति की आवश्यकता होती है। दूसरा वाला करेक्ट है, पहला वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि 3 महीने नहीं है, 1 महीना 30 दिन है। 1 महीना है 30 दिन यानी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। तिलारी संरक्षण रिजर्व के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए तिलारी जो है महाराष्ट्र राज्य का 7वां वन्यजीव गलियारा है, जिसे संरक्षण रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। यह गोवा के महादेई अभयारण्य को कर्नाटक के भीमगढ़ से जोड़ता है। महादेई अभयारण्य गोवा का हो गया और भीमगढ़ हो गया कर्नाटक का। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो देखिए यह है तिलारी, यह है वेस्टर्न घाट, इसमें फैला है ये। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। चर्चा में क्यों है ये? देखिए हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले में स्थित डोडामर्ग वन क्षेत्र के लगभग 29.53 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को जो है तिलारी संरक्षण रिजर्व जो है घोषित किया है। अगर बात करें महाराष्ट्र में रिजर्व की, तो महाराष्ट्र में देखिए 62 संरक्षण रिजर्व हैं, जिनमें से 13 वेस्टर्न घाट में हैं और ये भी जो है तिलारी संरक्षण रिजर्व, ये भी वेस्टर्न घाट में है। कहाँ से कहाँ तक फैला वेस्टर्न घाट? गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक फैला है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये। हाल ही में समाचारों में रहे नाम इदाई और केनेथ, क्या हैं ये? एस्टेरॉयड हैं यानी क्षुद्रग्रह हैं, भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर हैं, हमारी आकाशगंगा के सबसे ठंडे तारे हैं, या फिर ये हैं साइक्लोन, चक्रवात। इदाई और केनेथ, देखिए इदाई और केनेथ वही हैं जो है अम्फन। क्या है अम्फन? अम्फन है एक साइक्लोन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो देखिए मौसम आधारित प्रमुख आपदाओं पर अगर बात की जाए तो ये दोनों के दोनों चक्रवात हैं, चक्रवात इदाई और है चक्रवात केनेथ। तो देखिए मार्च 2019 में चक्रवात इदाई के कारण अफ्रीका के जिम्बाब्वे, मलावी और मोजाम्बिक में 1000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई और इससे लाखों लोगों की आजीविका तथा बुनियादी सेवाएं जो हैं प्रभावित हुई थी। बात करें चक्रवात केनेथ की, तो इससे उत्तरी मोजाम्बिक का वह क्षेत्र प्रभावित हुआ जहां उपग्रह युग के बाद से कोई उष्णकटिबंधीय चक्रवात देखा ही नहीं गया था, लेकिन इसने कर दिखा दिया वैसा। तो ये 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।